नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी 101 यानी बीपीएससी 101 के सब्जेक्ट की सोल्व क्वेश्चन पेपर। मोस्टली क्वेश्चंस आपके इसी में ही कवर हो जाएंगे। आपका अधिकतम पेपर इसी क्वेश्चन पेपर्स में से ही आएगा। यह हमारे स्पेशलिस्ट द्वारा सेलेक्ट किए गए कुछ क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सभी क्वेश्चंस इसी में ही कवर करा दिए जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय से पर पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रोजेक्ट, इग्नू सोल्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट और स्टडी नोट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 101 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर को लेकर के। इस वीडियो में आपको 3 सैम्पल पेपर जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उनके क्वेश्चंस क्या रहेंगे, उनके आंसर्स क्या रहेंगे। आपका जो मोस्टली क्वेश्चन है वो सभी इसी में कवर करा दिए जाएंगे। जैसा कि आप इसमें पहली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, इसमें यह पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी BEPAE 101 के बारे में, जिसमें आपने देखा था कि वह क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का था और उसमें 50 अंक का क्वेश्चन पेपर था और वह एक ऑब्जेक्टिव था। बट यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप इसमें दूसरी नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, कोई भी 5 प्रश्न हल करे, सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो इसमें आपको हर एक प्रश्न 20-20 अंक का देखने को मिलेगा। जिसमें पहला प्रश्न रहता है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में हमें पूरा डिस्क्राइब करना होगा, जिसके उत्तर में हम लोगों ने लिखा है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यह एक बौद्धिक परंपरा है जो तत्काल व्यापारी चिंताओं के क्षेत्र को पार करने की संभावना की पुष्टि करता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से यह समाज में मनुष्य के अस्तित्व को भी देखता है। राजनीतिक सिद्धांत केवल एक राजनीति विज्ञान है क्योंकि सिद्धांत के बिना कोई विज्ञान नहीं होता। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है यह एक बौद्धिक परंपरा से निकला हुआ ही एक सिद्धांत है। तो इसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया है। इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखने को मिलेगा। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक वह हिस्सा है जो यह पता लगाता है कि एक बेहतर राजनीति दुनिया कैसी दिखेगी और हम इसे कैसे बना सकते हैं। इस राजनीतिक सिद्धांत में अक्सर हमारी वर्तमान राजनीति वास्तविकता की आलोचना शामिल होती है और यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक स्थिति भी ले सकता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें उन अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है जिन्होंने हमारी राजनीति को आकार दिया है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तित्व, लोकतंत्र और न्याय शामिल हैं। राजनीति सिद्धांत एक समूह द्वारा या भू राजनीति जनसमूह के अनुयायी या विश्वासों द्वारा सामाजिक विचारों का वर्णीकरण है। कई राजनीतिक सिद्धांतकार के समय की मौजूद राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की आलोचना के रूप में स्थापित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को प्रवचन की एक आलोचनात्मक परंपरा के रूप में भी माना जा सकता है जो प्रतिबिंब प्रदान करता है। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा, सामूहिक जीवन, सामूहिक शक्ति के उपयोग, सामूहिकता के भीतर सिद्धांतों पर राजनीति सिद्धांत का जोर समय के साथ बदलता रहता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा, राजनीतिक सिद्धांत निष्पक्ष और निस्वार्थ होता है। जब इसे विज्ञान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह राजनीतिक वास्तविकता का वर्णन करता है बिना इस बात पर निर्णय किए कि क्या दर्शाया जा रहा है, चाहे वह निहित रूप से, स्पष्ट रूप से। जब राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह आचरण के नियम निर्धारित करता है जो समाज में सभी के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करेगा, न केवल कुछ व्यक्ति या वर्गों के लिए। सिद्धांत को किसी एक देश या वर्ग या पार्टी की राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्तिगत रुचि नहीं होगी। विचारधारा के मामले में यह समाज में सत्ता की एक विशेष प्रणाली को उचित ठहराता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की।
जो कि रहेगा वैधीकरण क्या है, मैक्स वेबर के इस पर क्या विचार हैं। इसके आंसर की हम बात करेंगे। वैधीकरण को किसी अवधारणा को उचित ठहराने और लोगों को इस पर सहमति बनाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राज्य बल पर निर्भर करता है, लेकिन पूरी तरह से केवल बल पर निर्भर नहीं है। शक्ति का प्रयोग करने के कई तरीके हैं। ऐसा ही एक तरीका है ज़बरदस्ती, जिसे समझाना सबसे आसान है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है। कुछ ही मामलों में शक्ति को अधिकार कहा जा सकता है, क्योंकि इसका पालन केवल प्रतिबंधों के डर से किया जाता है। वैध शक्ति या अधिकार की ऐसी स्थिति में लोग इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना सही है। उनके पास वैध अधिकार है, आदेश देने का अधिकार है। शक्ति के एक हालिया विश्लेषण ने कहा, वैध अधिकार एक शक्ति संबंध है जिसमें शक्ति धारक के पास आदेश देने का स्वीकार अधिकार होता है और शक्ति के अधीन व्यक्ति के पास आज्ञा मानने का स्वीकार्य दायित्व होता है। वैधीकरण पर मैक्स वेबर का मानना था कि वैधीकरण के 3 प्रकार हैं, अर्थात 3 तरीके हैं जिनमें के द्वारा सत्ता के प्रयोग को उचित ठहराया जा सकता है। पहला है पारंपरिक वर्चस्व, जिसमें सत्ता को उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि सत्ता के धारक परंपरा और आदत का सहारा ले सकते हैं। सत्ता हमेशा से ही व्यक्ति रूप से या उनके परिवार में निहित रही है। दूसरा है करिश्माई वैधीकरण, जिसमें लोग नेता द्वारा प्रदर्शित असाधारण व्यक्तिगत गुणों के कारण सत्ता धारक की आज्ञा मानते हैं। तीसरा है कानूनी तर्क संगत, जिसमें लोग कुछ ऐसे व्यक्तियों की आज्ञा मानते हैं जिन्हें कार्रवाई के सख्त परिभाषित क्षेत्रों में आदेश देने के लिए विशिष्ट नियमों द्वारा अधिकृत किया जाता है। पहले 2 प्रकार व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं, जबकि कानूनी तर्क संगत प्रकार एक प्राकृतिक चरित्र दिखाता है। वेबर ने उद्धृत किया था कि आधुनिक राज्य के सेवक और सत्ता के उन सभी धारकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रभु जो इस संबंध में उनके समान है। यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रणाली में सत्ताधारी अपनी शक्ति को वैध रूप से स्वीकार नहीं करेंगे। इस पहलू से ही ऐसी स्वीकृति बल के रूप में काफ़ी किफियात की अनुमति देगी। लोग स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा की आज्ञा मानेंगे। जबरदस्ती के साधनों को लगातार प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है और इसके बजाय उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जो सत्ता संरचना की वैध क्यों स्वीकारते नहीं हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रश्न की, जो कि है आधुनिक उदारवाद क्या है। आधुनिक उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद से अलग सकारात्मक उदारवाद के रूप में भी जाना जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में शास्त्रीय उदारवाद की कुछ धारणाओं और सिद्धांतों को धीरे धीरे संशोधित किया गया ताकि इससे बदलती आवश्यकताओं और धारणाओं के अनुकूल बनाया जा सके। स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू पर प्रकाश डाला गया है और इसे स्वयं युक्त लक्ष्यों को बनाने और पूरा करने के अवसर के रूप में देखा गया है। शास्त्रीय उदारवाद ने नए मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है। समाज में एक उच्च विश्लेषण प्राप्त करने के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। यह वर्ग किसानों और मजदूरों को बाहर करके आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित करने में सफल रहा है, जो अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे और दयनीय जीवन जी रहे थे। बाजार व्यवस्था की भयंकर प्रतिस्पर्धा और आर्थिक क्षेत्र में अनियंत्रित स्वतंत्रता ने किसानों और मजदूरों को पूरी तरह से असहाय बना दिया। आधुनिकरण के रूप में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, लेकिन इसे समाज में वह परिवर्तन नहीं हुआ जिसका वादा शास्त्रीय उदारवाद ने किया था। रोजगार में असुरक्षा, बीमारी, विकलांग और बुढ़ापे के कारण उनका जीवन दयनीय था। यह कहा जा सकता है कि आधुनिक उदारवाद के आगमन के साथ ही विभिन्न सामाजिक आर्थिक उपाय शुरू किए गए। आधुनिक उदारवाद ने असुरक्षा और गरीबी की आलोचना की। किन्स और बेवरेज जैसे ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों ने जोर देकर कहा कि हम काम के घंटे तय करके बुढ़ापे, विकलांगता और सेवा के दौरान परिवार के कमाने वाले की मृत्यु के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे कुछ श्रम कल्याणकारी कानून बनाकर श्रमिक वर्ग की स्थिति में
सुधार किया जाना चाहिए। इस प्रकार पूंजीवादी उदार ने बनाए रखते हुए इस विधि के दौरान उदारवाद के कल्याणकारी राज्य के विचार को अपनाने का समर्थन किया। यह व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं तथा समाज के व्यापक हित के बीच एक संलयन लाने का प्रयास था, जिसका उद्देश्य लोगों के वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना था। आधुनिक उदारवाद के समय की अनुपस्थिति के संदर्भ में एक नई व्याख्या दी गई, अर्थात उद्योग के वाणिज्य के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप न करना। आधुनिक उदारवाद राज्य द्वारा हस्तक्षेप न करने को उनकी सभी बुराइयों के लिए रामबाण के रूप में स्वीकार नहीं करता है, जिनसे समाज पीड़ित है। सार्वजनिक नीति का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को यथासंभव पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए समान अवसर की सुरक्षा और संवर्धन करना है। व्यक्ति जिन सामाजिक परिस्थितियों में रहता है वह उसके व्यक्ति के पूर्ण और एकीकृत विकास की बाधा उत्पन्न करती हैं। राज्यों को उनके व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए उचित परिस्थितियां बनानी चाहिए। उदार समाज वह है जिसमें समकालीन उदारक विचारों के रूप संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के पास भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संसाधन होते हैं, साथ ही अवसर भी होते हैं जिसे वह अपनी प्रकृति और तर्क संगत पसंद करके अनुरूप अपना कैरियर बना सके। जबकि अवसर की समानता आधुनिक उदारवाद का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है, लेकिन जहां तक मानवता, स्वतंत्रता और तर्क संगत पसंद का सवाल है, कोई समझौता नहीं है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 3 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 4 की, जो कि है अधिशेष मूल्य का सिद्धांत क्या है। इसका उत्तर रहेगा अधिशेष मूल्य का सिद्धांत मार्क्स द्वारा विकसित किया गया था, जो पूंजीवादी समाज में शोषण के बारे में बताता है। अधिशेष मूल्य मार्क्सवादी अधिकार अवधारणा है जो पूंजी व्यवस्था की अस्थिरता को स्पष्ट करने का दावा करती है। डेविड रिकार्डो के श्रम मूल्य सिद्धांत का पालन करते हुए कार्ल मार्क्स ने माना कि मानव श्रम अधिक मूल्य का स्रोत है। पूंजीपति अपने श्रमिकों को उनके श्रम के द्वारा वस्तुओं में जोड़े गए मूल्य से कम भुगतान करता है, आमतौर पर केवल इतना ही कि श्रमिक निर्वाह स्तर पर बने रहे। हालांकि श्रमिक के श्रम के कुल मूल्य से भी मार्क्सवादी सिद्धांत में यह मुआवजा केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है, जो श्रम के निर्वाह के साधन के बराबर होता है। शेष अतिरिक्त श्रम है और इसे उत्पन्न मूल्य अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स ने तर्क दिया है कि लाभ कमाने के लिए पूंजीपति इस अधिशेष मूल्य को अपने पास रखता है जिसे श्रम का शोषण होता है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय के कई सिद्धांत हैं जिन्हें मार्क्स को प्रभावित किया है और उन्होंने मूल्य के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया है। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में खपत किए गए श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है। एक अन्य वस्तु श्रम है जिसे अन्य वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक श्रम है और इसकी उपस्थिति में उत्पादन के अन्य कारक बेकार हैं। उत्पादन के अन्य कारक भूमि, पूंजी और संगठन है। यह उत्पादन के इन कारकों पर श्रम का अनुप्रयोग है जो उन्हें उत्पादन बनाता है। श्रम की अनुपस्थिति में वे उपयोगी नहीं हैं और यदि किसी श्रमिक द्वारा बनाए गए मूल्य की मात्रा के अनुपात में मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो कोई शोषण नहीं होता। पूंजीवादी इसे अलग है, जिसमें श्रम इसे मायने में अद्वितीय है कि अपने रखरखाव के लिए आवश्यक मूल्य से अधिक मूल्य बनाता है। अधिशेष मूल्य और पूंजीपति का लाभ श्रमिक द्वारा बनाए गए मूल्य और श्रमिक को मजदूरी के रूप में दिए गए मूल्य के बीच का अंतर है। इसीलिए मजदूर हमेशा उससे ज़्यादा मूल्य बनाता है जितना उसे वास्तव में भुगतान किया गया है, और मजदूर द्वारा बनाया गया यह अधिशेष मूल्य पूंजीपति वर्ग का मुनाफा है, जिसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने बचाव किया है क्योंकि इसे पूंजी संचय होता है जिससे नए उद्योगों और उद्यम में निवेश किया जाता है और विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। मार्क्सवादी का मानना था कि
यह मजदूर का शोषण है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। पूंजीवाद के विकास और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के साथ श्रमिकों की मजदूरी कम हो जाएगी और निर्वाह स्तर पर पहुंच जाएगी। निर्वाह मजदूरी न्यूनतम संभव मजदूरी है जिसे आगे मजदूरी कम नहीं की जा सकती और यह श्रमिक शक्ति के अस्तित्व और निरंतरता के लिए आवश्यक है। पूंजीवाद में यह प्रतिस्पर्धा सर्वहारा वर्ग की स्थिति को खराब करती है जिसे वर्ग संघर्ष बढ़ता है और अंततः क्रांति होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि रूढ़िवाद के अनेक उपयोगों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर रहेगा रूढ़िवाद का इस्तेमाल कई तरीकों से किया गया है। कभी कभी रूढ़िवाद का मतलब सभी और हर बदलाव का पूरी तरह से विरोध करना होता है और कभी कभी इसका मतलब समाज के उस स्वरूप को फिर से बनाने की कोशिश करना होता है जो पहले के दौर में मौजूद था। रूढ़िवाद मुख्य रूप से एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है और दूसरे रूप में विचारों का समूह भी है। क्विंटन रासिर ने कहा था कि रूढ़िवाद एक ऐसा शब्द है जिसकी उपयोगिता केवल भ्रमित करने, विकृत करने और परेशान करने की क्षमता से मेल खाती है। उनका मानना था कि चूंकि यह विचार और क्रिया के पर्यटन को दर्शाता है, यह वास्तविक और स्थायी है और चूंकि कोई विकल्प आमतौर पर स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है, इसलिए रूढ़िवाद निसंदेह लंबे समय तक जीवित रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूढ़िवाद शब्द का इस्तेमाल कई तरीकों से किया गया, जिसमें आपको पहले हेडिंग देखने को मिलेगी, वो है स्वभावगत रूढ़िवाद। टेम्परामेंटल रूढ़िवाद समझता है कि किसी भी चीज़ को संरक्षित करने के लिए उसे टिकाऊ होने के लिए कुछ सीमाओं के भीतर रखा जाना चाहिए। यह मानता है कि संसाधन सीमित है और वर्तमान पीढ़ियों द्वारा भावी पीढ़ी की कीमत पर समाप्त हो जाता है। अंततः यह जानता है कि एक राष्ट्र की शक्ति और उसके प्रभाव ऐसी चीज़ें हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए और वर्चस्व के व्यर्थ पदार्थों में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। कई अमेरिकी भी इस रूढ़िवाद स्वभाव रखते हैं, लेकिन अगर वे रोमिन को वोट देते हैं तो उस स्वभाव के बावजूद ऐसा कर रहे हैं, ना कि उसके कारण। इसके बाद आपको इसमें दूसरी हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद। रूढ़िवाद की दूसरी परिभाषा पहली परिभाषा से संबंधित है और सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक व्यवस्था में विघटनकारी परिवर्तनों के प्रति विरोध के दृष्टिकोण को संदर्भित करती है। रास्टर का मानना था कि वह कुछ हद तक कम क्रूर और कुछ हद तक अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक व्यवहार का एक पर्यटन सिद्धांतों और पूर्वग्रहों का एक समूह है जो विकसित समाज में कई पुरुषों द्वारा दैनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इस रूढ़िवाद की महत्वपूर्ण विशेषता परिवर्तन का डर है जो राजनीतिक क्षेत्र में बदल जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि कट्टरपंथ के डर में इस उदाहरण में उन लोगों की कट्टरपंथिता जो पुराने मूल्यों, सिद्धांतों और जीवन के पर्यटन की कीमत पर विश्व व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद केवल संपन्न लोगों तक ही सीमित नहीं है और यह उन भी स्तरों के केवल लोगों तक फैलता है जो यथाकथित में बदलाव का शौक मनाते हैं। इसके बाद आपको एक और हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि है राजनीतिक रूढ़िवाद। राजनीतिक रूढ़िवाद एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो संगठित समाज के लिए सार्वभौमिक है और अनिवार्य रूप से एक चलते हुए समाज की रक्षा है। प्राकृतिक में रूढ़िवादिता नहीं है और यह उन लोगों की स्थिति है जो अतीत के लिए अधिक तीव्र से विलाप करते हैं जितना वे वर्तमान में जश्न मनाते हैं और महसूस करते हैं और इसमें वापस लौटना प्रयास करने लायक है। एक रूढ़ि व्यक्ति अनिवार्य रूप से आराम करने वाला और मनोवैज्ञानिक रूप से साथ ही साथ उस दुनिया के लिए प्रोग्रामेटिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित होता है जिसे उसने भी कभी नहीं बनाया। क्रांतिकारी के रूप में रूढ़िवाद परंपरावाद और उनके सामुदायिक ढलते मूल्यों और संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए मौलिक रूप से कार्य करता है।
वह बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें राजनीतिक रूढ़िवाद के बारे में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके छठे प्रश्न की है, जो कि है नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की पहली लहर की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा प्रथम तरंग नारीवाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नारीवादी गतिविधि की एक विस्तारित अवधि को संदर्भित करता है। मूल्य रूप से महिलाओं के लिए सम्मान, अनुबंध और संपत्ति के अधिकारों को बढ़ावा देने और विवाहित महिलाओं के पतियों द्वारा संपत्ति के संभाविक और संपत्ति के विरोध पर केंद्रित था। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक सक्रिय मुख्य रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने पर केंद्रित थी, विशेष रूप से महिलाओं के मताधिकार का अधिकार। फिर भी वॉलेंटियर डे कैलियर और मार्गरेट सेंगर जैसी नारीवाद इस समस्या भी महिलाओं के यौन प्रजनन और आर्थिक अधिकारों के लिए अभियान चलाने में सक्रिय थी। 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सेना के सहायक के रूप में महिला नर्सों की स्थापना की। ब्रिटेन में सफारगेट्स और संभवतः अधिक प्रभावी रूप से सफारगेट्सों ने महिलाओं के वोट के लिए अभियान चलाया। 1918 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1918 में पारित किया गया, जिसके तहत 30 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया जिनके पास घर था। 1928 में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इस आंदोलन के नेताओं में ल्यूकेट्रिया मार्ट, लूसी स्टोन, एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन और सुसान बी एथोमिन शामिल थी, जिन्होंने महिलाओं के वोट के लिए अधिकार की वकालत करने से पहले दासता के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया। सभी केकर विचार से बहुत प्रभावित थी। अमेरिकी प्रथम तरंग नारीवाद में महिलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, कुछ जैसे कि फॉल्स विलियर्ड, वेम्यूलन किचन, टेम्परिस यूनियन जैसे रूढ़िवाद ईसाई समूह से संबंधित रखती थी। अन्य जैसे कि मैटिल्डा जॉनसन गेज अधिक कट्टरपंथी थी और उन्होंने नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन के भीतर व्यक्तिगत रूप से खुद को व्यक्त किया। ऐसा माना जाता है कि अमेरिकी प्रथम लहर नारीवाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन को प्रेरित होने के साथ समाप्त हो गया, जिसने महिलाओं को सभी राज्यों में मतदान का अधिकार प्रदान किया। प्रथम लहर शब्द का निर्माण पूर्वी रूप से तब किया गया जब द्वितीय लहर नारीवाद शब्द का प्रयोग किए नए नारीवाद आंदोलन का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा, जो राजनीतिक असमानताओं के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक असमानताओं से लड़ने पर भी उतना ही ध्यान केंद्रित करता था। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न नंबर 6 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 7 की, जो कि रहेगा विखंडन से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा विखंडन दार्शनिक और साहित्यिक विश्लेषण का एक स्वरूप, मुख्य रूप से 1960 के दशक में फ्रांसीसी दार्शनिक जैक्स डेरिडा द्वारा शुरू किए गए एक कार्य से लिया गया है, जो दार्शनिक और साहित्यिक ग्रंथों की भाषा और तर्क की गहन जांच के माध्यम से पश्चिमी दर्शन में मौलिक वैचारिक अंतर या विरोध पर सवाल उठाता है। 1970 के दशक में इस शब्द का प्रयोग डेरिडा, पॉल डी मैन, जो जॉनसन, हेलिस मिल्टर और बाबरा जॉनसन सहित अन्य विद्वानों के कार्यों के लिए किया गया था। 1980 के दशक में इन मानविक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कट्टरपंथी सैद्धांतिक उद्यमों की श्रृंखला को अधिक शिथिल रूप से नामित किया, जिसमें दर्शन और साहित्य के अलावा कानून, मनोविश्लेषण, वास्तुकला, निर्विज्ञान, धर्मशास्त्र, नारीवाद, समलैंगिक और समलैंगिक अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत, इतिहास लेखन और फिल्म सिद्धांत शामिल हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बौद्धिक रुझानों के बारे में विवादास्पद चर्चाओं में विखंडन का कभी कभी शून्य और तछु संदेह का सुझाव देखने के लिए अपमानजनक रूप से उपयोग किया जाता था।
लोकप्रिय प्रयोग में इस शब्द का अर्थ परंपरा और पारंपरिक विचारों का आलोचनात्मक विघटन हो गया। कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रश्न नंबर 7 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 8 की। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र का क्या लाभ है? इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा। लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द है, डेमोक्रेटिया से आया है, जो दो ग्रीक शब्द डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेटोस का अर्थ है शक्ति। इसीलिए लोकतंत्र का अर्थ है लोगों द्वारा शासन, जो सरकार को सही वैधता देता है क्योंकि यह शासितों की सहमति पर आधारित है। लोकतंत्र का अर्थ है लोकप्रिय शासन और संप्रभुता, लेकिन इसकी उपलब्धि एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। लोकतंत्र शब्द की शब्दकोश परिभाषा यह है कि यह सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों को अपने शासन के कानून चुनने का अधिकार होता है। लोग कौन हैं और उनके बीच अधिकार कैसे साझा किया जाता है। लोकतांत्रिक विकास और संविधान के लिए मुख्य मुद्दे हैं। इन मुद्दों में कुछ आधारशिला हैं: सभा और भाषण की स्वतंत्रता, समावेशी और समानता, सदस्य सहमति, मतदान, जीवन का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार। हालांकि लोकतंत्र में कुछ मुद्दे हैं। यह है कि लोकतंत्र अल्पसंख्यकों की कीमत पर बहुमत के शासन में सिमट जाने के खतरे के प्रति संवेदनशील है, जिससे लोकतंत्र में मतदाताओं के बीच उच्च स्तर की परिपक्वता और शिक्षा द्वारा रोका जा सकता है। लोकतंत्र की परिभाषा के कुछ सामान्य अर्थ यह है कि गरीबों द्वारा और वंचितों द्वारा शासन, जिसमें आपको कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है पदानुक्रम और विशेषाधिकार के बजाय समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित समाज। सामाजिक असमानता को कम करने के लिए कल्याण और पुनर्निर्माण। बहुमत के अधिकार पर निर्णय लेना। बहुसंख्यक शासन पर अंकुश लगाकर अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा। लोकप्रिय वोट के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सार्वजनिक कार्यालयों को पूरा करना। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि है लोकतंत्र में शामिल मुद्दों के बावजूद इसे अन्य की तुलना में सरकार का बेहतर रूप माना जाता है। जैसे मिल के अनुसार गैर लोकतांत्रिक प्रणालियों की तुलना में लोकतंत्र के 3 फायदे हैं। पहला यह है कि लोकतंत्र निर्णय लेने वाले को जनता के हित और राय को ध्यान में रखने के लिए मजबूर करता है, जो कि सत्तावादी या कोलिशन शासन प्रणाली में नहीं होता। दूसरा लाभ यह है कि लोकतंत्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई दृष्टिकोण लगाता है, जो निर्णय लेने वालों को सर्वोत्तम विचारों को चुनने की अनुमति देता है। और तीसरा लाभ यह है कि लोकतंत्र नागरिकों के चरित्र निर्माण में मदद करता है, क्योंकि यह तर्कसंगता, स्वायत्तता और स्वतंत्र सोच जैसे गुणों को विकसित करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि यह न केवल सरकार और राज्य का एक रूप है, बल्कि समाज की एक स्थिति भी है। लोकतंत्र तांत्रिक समाज वह होता है जिसमें सामाजिक आर्थिक समानता होती है, जबकि एक लोकतांत्रिक राज्य वह होता है जहां नागरिकों को खुली और निष्पक्ष राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है। नीचे सरकार के अन्य रूपों की तुलना में लोकतंत्र के कुछ फायदे दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है लोकतंत्र लोगों को अपनी सरकार के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहने का मौका देता है। पॉइंट नंबर 2 है लोकतंत्र सकारात्मक तरीके से समानता को प्रोत्साहित करता है। लोकतंत्र की संरचना शोषण की समस्याओं को कम करने का काम करती है। लोकतंत्र आमतौर पर अन्य प्रकार की सरकारों की तुलना में आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अन्य सरकारी संरचनाओं की तुलना में लोकतंत्र में अधिक स्थिरता उपलब्ध है। लोकतंत्र प्रशासन करने के लिए एक केंद्रित शक्ति अधिकार नहीं बनता है। लोग अपनी सरकार के प्रति अधिक देशभक्ति की भावना रखते हैं। जो देश लोकतंत्र का प्रयोग करते हैं वे शास्त्र संघर्षों में उलझना जाते हैं। प्रवेश की संभावना कम है। लोकतंत्र में वैधता स्थापित करते हुए सत्ता का हस्तांतरण सुचारू रूप से होता है।
यह उग्रवाद की अपेक्षा मध्यम वर्ग को अधिक प्रोत्साहित करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न नंबर 8 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 9 की। प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के कई सिद्धांत हैं, जिसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत में बुनियादी बात राजनेताओं का श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि है, जिन्हें सार्वजनिक हित का सबसे अच्छा संरक्षक माना जाता है। विचारों और निर्णयों के लिए लोकप्रिय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रतिनिधियों की सीमित भूमिका होती है। यह सिद्धांत अभिजात्य सिद्धांत है, जिसमें सार्वजनिक नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं है। थॉमस हॉब्स और हैमिल्टन इसके प्रमुख समर्थक हैं, जिन्होंने व्यवस्था और अधिकार को कार्यपालिका और संसद द्वारा सर्वोत्तम रूप से बनाए रखने के रूप में माना जाता है। यह सिद्धांत तभी तक लोकतांत्रिक है जब तक यह नीति निर्माण में सार्वजनिक हित की प्रधानता को स्वीकार करता है। हॉब्स प्रतिनिधित्व में लोकतंत्र। थॉमस हॉब्स राजनीति प्रतिनिधित्व की आधुनिक अवधारणाओं के इतिहास में एक गहरी द्विप धारणा स्थिति में है। एक और उन्हें अक्सर ऐसे ही विचारक के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने प्रतिनिधित्व को एक विशेष आधुनिक अवधारणा बनाने में सबसे अधिक योगदान दिया है। इसे अपनी मध्यम युगीनी जड़ों से मुक्त करके और इसे अपने आप में एक अलग इकाई के रूप में राज्य के लिए स्पष्ट करना पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग किया। हॉब्स ने राजनीति प्राधिकरण की एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को आधार देने के लिए प्रतिनिधित्व के विचार का उपयोग किया, और ऐसा करके उन्होंने राजनीति शासन के विचार को विभिन्न कठिन धार्मिक विवादों से बचाया। इस अर्थ में हॉब्स का विचार प्रतिनिधि सरकार के आधुनिक सिद्धांतों के लिए आधारभूत है, लेकिन अपनी सभी स्पष्ट आधुनिकता के बावजूद हॉब्स प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में समकालीन राजनीति के मानकों के अनुसार एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। यह आश्चर्यजनक रूप से लोकतंत्र विरोधी प्रतीत होता है, और यह देखना बहुत ही कठिन है कि एक लोकतंत्र विरोधी सिद्धांत को उस राजनीति द्वारा के लिए आधारभूत कैसे बनाया जा सकता है जिसमें अब रहते हैं। हॉब्स द्वारा निभाई गई यह दोहरी भूमिका प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ उनके कथित संबंधों में आधारभूत लेकिन विरोधी दोनों अंग्रेजी में राजनीति के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर सबसे व्यापक रूप से उद्धृत कार्य हन्ना पिटकिन की द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसेप्शंस में उनके द्वारा किए गए उपचार द्वारा सबसे अच्छी तरह से व्यक्त की गई है। वहाँ हॉब्स को सबसे पहले एक ऐसे विचारक के रूप में देखा जाता है जिसने आधुनिक राजनीति प्रतिनिधित्व की केंद्रीय विशेषता को स्पष्ट करने के लिए सबसे अधिक काम किया है। यह एक प्राधिकरण अवधारणा है जिसमें राजनीति प्रतिनिधित्व केवल खड़े होने की बजाय कार्य करने का रूप भी उभारता है। इसमें आपको हेडिंग देखने को मिलेगी रूढ़िवादी सिद्धांत, जिसमें लिखा गया है एडमंड बर्क और जेम्सन मैडिसन इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे और सरकार की प्रक्रिया में उन लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किए बिना सार्वजनिक नियंत्रण का एक उपाय प्रदान करते हैं। यह लोगों को एक कुलीन समूह से प्रतिनिधियों का चयन करने देता है और निर्देशों के लिए उनकी अच्छी समझ पर निर्भर करता है। प्रदर्शन में विफलता के मामले में प्रतिनिधियों को बदला जा सकता है। उदारवादी सिद्धांत जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन जैसे प्रसिद्ध विचारकों ने लोकतंत्र की सच्ची भावना का प्रचार किया। यह सिद्धांत सभी को समान की पुष्टि करता है जिन्होंने शासन करने की समानता क्षमता प्राप्त है। यह सिद्धांत जनता की बुद्धि पर आधारित है और उनके प्रतिनिधियों को केवल उनके निर्णयों को ठोस नीति में व्याख्या करने के लिए उनके एजेंट के रूप में माना जाता है। इसमें आपको नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी कट्टरपंथी सिद्धांत। रूसो और न्यू लेफ्ट इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक हैं, जो लोगों की बुद्धि को सर्वोच्च सम्मान देते हैं और प्रतिनिधि सरकार की निंदा करने की हद तक जाते हैं। सिद्धांत कहता है कि प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की बुद्धि को कमजोर किया जाना तय है
और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सरकार का एकमात्र सच्चा लोकतांत्रिक रूप है। संक्षेप में कहे, प्रतिनिधित्व का कट्टरपंथी सिद्धांत प्रतिनिधित्व को सीमांत महत्व देता है और रूढ़िवादी सिद्धांत अभिजात वर्ग और आम जनता के बीच अंतर पर अत्यधिक जोर देकर लोकतंत्र की भावना को नष्ट करता है। कट्टरपंथी सिद्धांत का मानना है कि सबसे प्रगतिशील सिद्धांत है क्योंकि यह लोगों को सबसे अधिक महत्व देता है, लेकिन प्रतिनिधित्व को ही खारिज कर देता है। इसलिए प्रतिनिधित्व के उत्तरवादी सिद्धांत को प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब इसमें आपको लास्ट पर्सन देखने को मिलेगा जो कि है 10th पर्सन। इसके हम बात करेंगे पहले भाग की, जिसमें दिया गया चुनावी लोकतंत्र के पर्याय रहेगा। चुनावी लोकतंत्र का पर्यायवाची प्रतिनिधि लोकतंत्र में मतदान लोकप्रिय सहमति का विचार है। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र को चुनावी लोकतंत्र के एक रूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसे राजनीतिक अधिकार के एकमात्र वैध स्रोत के रूप में देखा जाता है। प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए आयोजित चुनाव में जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के बावजूद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित राजनीतिक समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए चुनाव नियमित आधार पर होने चाहिए और प्रकृति खुले और प्रतिस्पर्धी होने चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल लोगों की राजनेताओं को जवाबदेह ठहराने की क्षमता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना राजनीतिक बहुलवाद और राजनीतिक दर्शन आंदोलनों, दलों आदि के बीच खुली प्रतिस्पर्धा में निहित है। इसमें आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा भागीदारी के प्रकार। राजनीतिक के भागीदारी के दो समूह हैं, एक पारंपरिक और दूसरा अपरंपरागत। पारंपरिक भागीदारी में तात्पर्य नियमित व्यवहार से है, जो सरकार के चैनलों का उपयोग करता है और सहायक होता है, क्योंकि यह सरकार या देश के लिए समर्थन व्यक्त करने का एक औपचारिक कार्य होता है। दूसरा अपरंपरागत भागीदारी, जो सरकारी चैनलों या प्रमुख संस्कृति के खिलाफ काम करने वाला अपेक्षाकृत असामान्य व्यवहार है और इसलिए यह प्रतिभागियों और उनके विरोधियों दोनों के लिए तनावपूर्ण है। इस प्रकार की भागीदारी संरचनात्मक रूप से राजनीतिक व्यवस्था में अंतर्निहित है, नहीं हो सकती है और इसीलिए अवैध हो सकती है। अपरंपरागत तरीकों से भाग लेने वाले कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं: समूह चेतना, राजनीतिक प्रभावकारिता की भावना, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास। इसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा पारंपरिक चरणों में राजनीतिक भागीदारी का ध्यान मुख्य रूप से अभियान और मतदान जैसी गतिविधियों पर था, लेकिन बाद में 1960 के दशक में विरोध प्रदर्शन और याचिका जैसी अपरंपरागत गतिविधियों को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया गया। इंटरनेट की तकनीक उन्नति और ऑनलाइन भागीदारी को जन्म दिया, जो राजनीतिक भागीदारी का एक नया रूप बन गया है, जिसके माध्यम से लोग अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करते हैं। माइकल रश और फिलिप अल्फ्नेथन्स ने अपनी 1971 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में राजनीतिक भागीदारी के रूप में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया है, जिसमें पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा राजनीतिक प्रशंसक पद पर आसीन होना या पद की चाहता रखना, किसी राजनीतिक संगठन में सक्रिय सदस्यता, एक अर्थ वैचारिक संगठन में सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यता, सार्वजनिक सभाओं, राक्षस संरक्षण आदि में भाग लेना, अनौपचारिक राजनीतिक चर्चा में भागीदारी, राजनीति में सामान्य रुचि, चुनाव के लिए मतदान, राजनीतिक गतिविधि में उदासीनता या रुचि की कमी, जिसके कारण परिणाम स्वरूप राजनीतिक उदासीनता पैदा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के शासन के अधिकार पर लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकारी शासन में प्रत्यक्ष और बिना किसी मध्यस्थता के नागरिक भागीदारी पर आधारित है।
इसमें सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और उनके विचारों पर चर्चा की जाती है और सर्वोच्च संभव निर्णय लिए जाते हैं। जिसमें आपको पहली हेडिंग देखने को मिलेगी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह लोकतंत्र सरकार और शासित तथा राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को समाप्त करता है। इस प्रकार का एक उदाहरण प्राचीन ग्रीक शहर राज्य मॉडल है। समकालीन समय में स्वीट्स कैंटीन के प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जा सकता है। ग्रीक मॉडल ने नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में उनके शारीरिक उपस्थिति की अनुमति दी, जबकि स्विस मॉडल थोड़ा सा अलग है क्योंकि यह नीति निर्माण में लोकप्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल और रिकॉल जैसे तरीकों पर निर्भर करता है। यदि नीति निर्माताओं का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो लोग रिकॉल की मदद से उन्हें हटा सकते हैं। जनमत संग्रह में नागरिकों के सामने उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक वैध सुनिश्चित करता है और लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक अच्छी तरह से सूचित होते हैं और जो निर्णय लेने में भाग लेते हैं। बड़े आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आभास करना मुश्किल है क्योंकि एक शहर राज्य और एक राष्ट्र राज्य के बीच आकर में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का विकास उस समस्या का समाधान होता है जो पहली बार 18वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के सामने आई थी। इसके बाद आपको इसकी नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी जो कि है प्रतिनिधि लोकतंत्र। इस प्रकार का लोकतंत्र सीमित और अप्रत्यक्ष प्रकृति का होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की सीमित प्रकृति नीति निर्माण में भागीदारी की लोकप्रियता के कारण है, जो कुछ वर्षों में मतदान से संबंधित बहुत कम है, जबकि यह प्रत्यक्ष है कि लोग सीधे सत्ता का प्रयोग नहीं करते बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। दुनिया भर में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो मुख्य प्रकार राष्ट्रपति और सदस्यता लोकतंत्र हैं। दुनिया भर में राष्ट्रपति लोकतंत्रों की तुलना में सदस्यता लोकतंत्र अधिक है। सांसदीय लोकतंत्र राष्ट्रपति की तुलना में अधिक प्रतिनिधि हैं लेकिन अपेक्षाकृत कम स्थिर हैं। इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुद्धार। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। परंपरागत रूप से राजनीतिक सिद्धांत एर्डेंट, थियोडोर एडोर्नो, मार्क्स और लियो स्ट्राक के कार्यों में मौजूद था। वे उदार लोकतंत्र, विज्ञान और ऐतिहासिक प्रगति में विश्वास रखते थे और राजनीति में राजनीतिक मसीहावाद और यूटोपियावाद को अस्वीकार करते थे। एरेडेंट का अध्ययन मुख्य रूप से मनुष्य की विशेषता और जिम्मेदारी पर था और स्ट्रॉक ने आधुनिक समय के संकट को दूर करने के लिए शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। राजनीतिक सिद्धांत में काल्सिक्स के लेखक प्रतिभाशाली थे और उनके लेखन में मापदंड था और सुसत को मानना था कि एक राजनीतिक विज्ञान को निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि उसके पास मानवीय उद्देश्यों के अधिक व्यापक और स्पष्ट समझ होती है। उन्होंने राजनीतिक चीज़ों का मूल्यांकन किया और व्यवहारिक मामलों में विवेक की स्वव्यवस्था का बचाव किया और राजनीतिक कार्रवाई को अनिवार्य रूप से नैतिक माना। स्ट्राक ने आरोप लगाया कि नया विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत में गिरावट के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसने मानक मुद्दों की समग्र अपेक्षा के कारण पश्चिम के सामान्य राजनीतिक संकट की ओर इशारा किया और उसे बढ़ावा दिया। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत अविभाज्य हैं, बेगोल ने कहा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक सैंपल पेपर कंप्लीट देखने को इस वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके दूसरे सैंपल पेपर की, तो वीडियो में आगे भी बने रहें। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।